Hello students, welcome back to the fourth part of the chapter Historiography Indian Tradition. So in the first three parts we have studied about ancient historiography, medieval historiography, modern historiography respectively. In this part we will discuss about Indian historiography, various ideological frameworks. तो इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री। सी हम सभी को पता है कि हिस्ट्री जो है पहले इंडियन हिस्ट्री लिखने की शुरुआत किसने की? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि हमारे जो इंडियंस थे इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो इसलिए उनको एजुकेशन किसने प्रोवाइड किया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश के स्कूल में ही वो पढ़े लिखे और फिर बाद में जब उनको ये पता चलने लगा धीरे धीरे कि अरे ब्रिटिशर्स तो हमारे इंडिया के बारे में गलत गलत ही लिख रहे, विदाउट प्रूफ इंडियन कल्चर का मजाक उड़ा रहे, तो वो जो है वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने लगे और फिर बाद में उन्होंने जाके जो है हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की। फर्स्ट हम देखेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी मीन्स जो ब्रिटिश आए थे इंडिया में, उन्होंने रूल किया था, इंडियंस को गुलाम बनाया था और अपनी कॉलोनी सेटअप की थी। तो उन्होंने जब इंडियन हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की इंडिया के बारे में, तो इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाया, ट्रेडिशन का मजाक उड़ाया और सिर्फ अपने ही रूल के बारे में सब अच्छा अच्छा लिखा था। The first point is the early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. तो जो पहले स्कॉलर्स थे जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने स्टडी किया और लिखा था, तो उसमें ज़्यादातर कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज मीन्स जैसे कि कोई अगर अपने धर्म का प्रचार करता है, एडवर्टाइजमेंट, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिश्चियन मिशनरीज। तो यही लोग थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Prejudice means गलत गलत बातें लिखना, without proof, बिना जाने समझे किसी के बारे में कुछ गलत लिखना। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे? इंडियन कल्चर का जो कल्चर के बारे में सब गलत गलत लिखते थे कि अरे इंडियंस तो क्या बैकवर्ड है, अनएजुकेटेड है, ना पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, डेवलप नहीं कर पा रहे, हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम इनको डेवलप करेंगे। तो अपने बारे में सब अच्छा लिखना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि इंडियन कल्चर का वो मजाक बना के भी लिखते थे। रिडिक्यूल्ड मतलब मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना। Their writings were used to justify the colonial British rule. उनके राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ वो क्या यूज़ करते थे? कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के बारे में सब अच्छा लिखना। ओके, द 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 CE are distinct example of colonial historiography. तो जो ब्रिटिश ने जो हिस्ट्री लिखा था कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। वो बुक का नाम क्या है? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये पब्लिश कब किया गया था? 1922 से लेके 1937। इसके 5 वॉल्यूम्स जो है पब्लिश किए गए थे। 5 वॉल्यूम्स मीन्स अलग अलग पार्ट, 5 बुक्स में ये पब्लिश हुआ था। क्या? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। सी हमने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में तो ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने विदाउट प्रूफ कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था। प्रूफ तो था नहीं उनके पास और बिना प्रूफ के उन्होंने जो है इंडियन कल्चर का, इंडियन ट्रेडिशन का जो है मजाक उड़ाया था, इंडियन पीपल को अनएजुकेटेड कहा था। लेकिन सारे ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे, उसमें से कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिनको जो है इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में इंटरेस्ट था, तो उन्हें ही कहा गया था ओरिएंटलिस्ट। Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. See, यूरोपियंस, यूरोप कहाँ पे है? वेस्ट में। तो कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स ऐसे भी थे जिनको इंडियन कल्चर में, इंडियन के संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स संस्कृति, उसमें उनको जो है इंटरेस्ट था, वो क्यूरियस थे इसके बारे में जानने के लिए। ओके, सम ऑफ दोज स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। तो उसमें से कुछ ब्रिटिशर्स, कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी थे जिनको जो है वो इंडियन का जो है रिस्पेक्ट करते थे, इंडिया का रिस्पेक्ट करते थे, उनकी तारीफ के बारे में लिखते थे। ओके, दीज स्कॉलर्स वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। तो जिनको जो है इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडिया के संस्कृति में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने जो है इंडिया के बारे में जो भी अच्छी बातें लिखी, हिस्ट्री लिखी, तो उन्हीं स्कॉलर्स को क्या कहा गया? ओरिएंटलिस्ट।
The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. तो जो Orientalists थे उन्होंने जो है लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी किया. कौन से लैंग्वेज के बारे में? संस्कृत, जो हमारा एंशियंट लैंग्वेज है, हमारे कंट्री का सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत. और कुछ उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में भी स्टडी की. तो जब दोनों की स्टडी उन्होंने की तो उनको जो है ओरिएंटलिस्ट को कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी, दोनों लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटीज़ दिखी. दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. और ओरिएंटलिस्ट ने ज़्यादातर फोकस किस पे किया? वैदिक ट्रेडिशन, जो हमारे 4 वेद होते हैं, वेदास, जैसे कि ऋग्वेद या अथर्ववेद, यजुर्वेद, ओके, सामवेद, तो ये 4 वेदास हैं. तो ज़्यादातर जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने किस पे फोकस किया? वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे. Their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. फिर जब उन्होंने स्टडी की, मैंने भी बताया कि संस्कृत और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस का उन्होंने स्टडी किया, तब जाके मतलब ये पता चला कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सबसे पुराना लैंग्वेज है, ओल्ड लैंग्वेज है, और वहीं से सारे लैंग्वेज जो है डिराइव हुए हैं. सारे लैंग्वेजेस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? कौन से लैंग्वेज से? संस्कृत से हुआ है. ओके, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा मतलब बोला कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो ऑल लैंग्वेजेस का, जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, वो संस्कृत लैंग्वेज क्या है? उनका मदर. नेक्स्ट, ये हम ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स के देखेंगे. सबसे पहले कौन से हैं? विलियम जोन्स. तो इन्होंने जो है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी फाउंड किया था. कब? 1784 में. इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता. 1784 में सर विलियम जॉन ने क्या फाउंड किया? एशियाटिक सोसाइटी. इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. तो जब इन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी जब फाउंड किया, तो जैसे कि किसी के लिए, किसी को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए जैसे दरवाज़ा जैसा खुल जाता है, मतलब उनको मौका मिलता है, तो इसी तरह से बाहर से जो है बहुत सारे लोग, हिस्टोरियंस जो है वो पढ़ने के लिए आए. तो क्योंकि उनको जो है वो हिस्टोरियंस को इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री के बारे में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई की. नेक्स्ट, अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिक मैक्स मुलर डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन. तो बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे, तो उसमें से जो है एक कौन थे? फ्रेडरिक मैक्स मुलर. उनको जो है स्पेशल मेंशन दिया जाता है, वो डिज़र्व करते हैं स्पेशल मेंशन, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? देखिए, इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. उनका ऐसा कहना था, उनके अकॉर्डिंग उनका ओपिनियन क्या था कि संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में सबसे पुराना लैंग्वेज है, ओल्ड लैंग्वेज है. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर. और वो बहुत ही मतलब गहराई से, डीपली इंटरेस्टेड थे किसमें? संस्कृत लिटरेचर में. ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश. अब इन्होंने जो संस्कृत में जो टेक्स्ट लिखा था, तो सबसे पहले इन्होंने जो है उसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? जर्मन. हितोपदेश जो है जर्मन लैंग्वेज में है, ताकि जर्मनी के लोगों को भी, जर्मन लोगों को भी इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पता चले, इंडियन कल्चर कैसा है उसके बारे में पता चले, क्योंकि कुछ ब्रिटिशर्स ने गलत अफवाहें उड़ाई थी इंडियन कल्चर के बारे में, लेकिन फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने इसको रॉन्ग साबित किया. और उन्होंने जो ये संस्कृत टेक्स्ट था इंडिया के बारे में, उसको कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? जर्मन. ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट. सैक्रेड मीन्स क्या होता है? होली बुक, जिसको पवित्र कहा जाता है. तो इन्होंने 50 वॉल्यूम्स में जो है 50 अलग अलग बुक्स में इसको पब्लिश किया. बुक का नाम क्या है? द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट. ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स. मैंने आप सभी को बताया इससे पहले कि 4 वेदास होते हैं, तो उसमें से इन्होंने ऋग्वेदा कंपाइल किया और उसको 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया. ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन. जैसे कि हितोपदेश संस्कृत टेक्स्ट था, तो उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, वैसे ही ऋग्वेदा को भी इसमें ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में.
Lately, Edward said a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. फिर बाद में एडवर्ड, ये भी ब्रिटिशर्स ही थे, इन्होंने जो ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स था, जो ओरिएंटलिस्ट ने जो भी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो अच्छा लिखा था, उसको री इवेल्यूएट किया। री इवेल्यूएट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसको वापस से जो है वैल्यू, उसका वैल्यू करो और अपना ओपिनियन दो, तो उसको क्या कहा जाएगा, री इवेल्यूएटेड। और फिर बाद में जाके उन्होंने इस ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स के बारे में लिखा कि इम्पेरियलिस्टिक मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अगर कंट्री इम्पेरियलिस्टिक है, किसी और कंट्री को गुलाम बना के रखी है, तो उसको इम्पेरियलिस्टिक इम्पेरियलिस्टिक कहा जाएगा। तो इम्पेरियलिस्टिक के बारे में भी लिखा और ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर के बारे में भी एडवर्ड ने रीइवैल्यूएट करके लिखा। नेक्स्ट, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। इंडियन हिस्ट्री में मैंने आप सभी को बताया कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना, लेकिन उन्होंने सब गलत बातें लिखी थी। तो हमारे कुछ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस भी थे जिन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया कि हिस्ट्री जो है अपना खुद का हिस्ट्री लिखना चाहिए। जैसे इंडिया है तो वो सिर्फ इंडियन पीपल की है, तो हम खुद का डिसीजन ले सकते हैं, हम खुद की हिस्ट्री लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा अगर हिस्ट्री लिखता है तो वो तो गलत ही लिखेगा। Next, the writings of Indian historians who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride of the glory of India and the self-esteem of the Indian readers. तो जो इंडियन हिस्टोरियंस थे लेकिन उनको एजुकेशन कहाँ मिला था, ब्रिटिश के स्कूल में ही, और ब्रिटिश के स्कूल में भी उनको जो है इंडिया के बारे में हिस्ट्री जो बताते थे वो गलत ही बताते थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जिनको जो है इंडिया के बारे में पता था, और वो जो है इंडिया का ग्लोरी, जो एंशिएंट ग्लोरी है, उसका जो प्राइड है, गर्व जो है, उसको रीस्टोर करना चाहते थे, रीस्टोर करने में इंटरेस्टेड थे। इंक्लिनेशन मतलब इंटरेस्टेड रहना। और इंडियन रीडर्स का जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी जो हिस्टोरियंस थे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी वो बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट, देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे जिनको हमारे इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, भले ही उन्होंने ब्रिटिश के स्कूल में जो है सीखा, एजुकेशन लिया, फिर भी उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छा लिखा, क्योंकि वो इंडियंस थे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे। तो उनकी राइटिंग्स को क्या कहा गया, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। तो जो देश के ऊपर, कंट्री के ऊपर जो हिस्ट्री लिखी गई, नेशनलिस्टिक राइटिंग महाराष्ट्र में, वो किससे इंस्पायर्ड हुए, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officer। तो सबसे पहले तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर ने एंशियंट इंडिया के बारे में जो गलत गलत बातें लिखी थी, उसको क्या किया, क्रिटिसाइज, यानी उसके खिलाफ गए। उन्होंने ये प्रूफ किया, नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिख के उन्होंने ये प्रूफ किया, गलत साबित किया कि नहीं, ब्रिटिश ने जो भी इंडिया के बारे में जो भी बातें लिखी है वो गलत है। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या फाइंड करने की कोशिश की, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा। सीक मतलब फाइंड करना। They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth। तो जब उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, या फिर इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा जब फाउंड किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को जब क्रिटिसाइज़ किया, तो उस पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो है खड़े हुए कि मतलब आपने जो गोल्डन एरा फाउंड किया है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो लिखा है, उसका आपने क्रिटिकली एनालिसिस किया है क्या, हिस्टोरिकल ट्रूथ क्या है इसका, आपके पास कोई प्रूफ है क्या। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके ऊपर ब्लेम किया कि नहीं, इन्होंने जो है एनालिसिस करके जो हिस्ट्री नहीं लिखी है, ये सारी चीज़ें। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी,
and Anand Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. तो ये कुछ नेम्स दिए गए हैं. रिनाउंड स्कॉलर्स मीन्स फेमस स्कॉलर्स थे जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे. तो इन्होंने सब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाया था, इंडियन के बारे में जो गलत गलत बातें लिखी थी, तो सभी ने मिलके उसको रॉन्ग प्रूफ किया. ये सब कौन थे? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस. तो ब्रिटिशर्स को इन्होंने गलत साबित किया अपने देश के ऊपर हिस्ट्री लिख के, इंडियन हिस्ट्री लिख के. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Empire in great details in his book. तो जो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे थे, उन्होंने मराठा एम्पायर के बारे में एक बुक लिखी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी. उन्होंने कहा था कि मराठा एम्पायर इतनी जल्दी कैसे राइज हो गया, जैसे कि जंगल में जैसे आग लग जाती है सडन, उनका कुछ प्लानिंग नहीं था, ऐसे ही उन्होंने मतलब सडन राइज हो गया, तो उस पर ब्लेम लगाया था. तो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने भी इसको जो है एक बुक लिखी इसके ऊपर और ब्रिटिशर्स को रॉन्ग प्रूफ किया. उन्होंने क्या कहा देखते हैं, और वो बुक का नाम क्या है? द राइज ऑफ मराठा पावर. ये किसने लिखा? जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने. तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर बट द ग्राउंड फॉर इट इन महाराष्ट्र ऑन द सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल्स वॉज गेटिंग रेडी ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. मतलब उनका ये कहना था, उन्होंने जो ये बुक लिखी द राइज ऑफ मराठा पावर, ये बुक के थ्रू उन्होंने क्या बताया कि नहीं, जंगल में जैसे अचानक आग लग जाती है वैसे ही मराठा पावर जो है राइज नहीं हुआ, उसने ग्रोथ नहीं किया. ये पहले से प्लान था. किस लेवल पे? सोशल, कल्चरल, रिलीजियस लेवल पे प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग चली आ रही थी, और फिर बाद में जो है मराठा एम्पायर जो है राइज हुआ. तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने ब्रिटिशर्स को क्या किया? रॉन्ग प्रूव किया. नेक्स्ट, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस कौन है? वी.के. रजवाड़े. रजवाड़े इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट. रजवाड़े जो है बहुत ही फेमस है मराठी राइटिंग्स में, वेरियस सब्जेक्ट में उन्होंने मराठी राइटिंग लिखी. जैसे कि क्या दिया है, लाइक एटमोलॉजी. एटमोलॉजी क्या होता है कि जैसे अगर कोई हिस्टोरिकल वर्ड है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से वो डिराइव हुआ है, उसका ओरिजिन के बारे में पता करना, या फिर कोई वर्ड है तो उसके बारे में हिस्ट्री पता करना. जैसे अभी ऋग्वेदा है, ठीक है, एक वेदा है ऋग्वेदा या फिर यजुर्वेदा, तो उसके बारे में पूरा हिस्ट्री बता देना, और वो वर्ड कहाँ से मतलब ओरिजिन हुआ है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एटमोलॉजी. हिस्ट्री के बारे में, लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में, ये सब मराठी में इन्होंने लिखा. ग्रामर के बारे में एक्सेट्रा किसने लिखा था? वी.के. रजवाड़े. ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. ये स्ट्रांगली, फर्म मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली. इनका स्ट्रांगली क्या कहना था कि हमें खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए. इंडिया है तो वो इंडियन पीपल के लिए है, तो इंडियंस को ही जो है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहिए. ऐसा किसका कहना है? किसका कहना था? वी.के. रजवाड़े का. ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने. तो इन्होंने बुक लिखी, क्योंकि ये मराठी में ही लिखते थे, मराठी राइटिंग्स थी, और इनका ये कहना था कि अगर कोई दूसरा हिस्ट्री लिखता है तो वो तो गलत ही बातें लिखेगा, तो अपने खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए. तो उन्होंने क्या कंपाइल किया, एडिटेड किया 22 वॉल्यूम्स, 22 अलग अलग बुक्स. किसकी? मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने. ही रोट एवरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स. इन्होंने बहुत ही मतलब ध्यान से, स्कॉलरली, एकदम बोलते हैं ना ज्ञानपूर्वक जो है नॉलेजेबल प्रीफेसेस दिए हैं हर एक वॉल्यूम्स में. कितने वॉल्यूम्स हैं? टोटल 22 वॉल्यूम्स. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज़ द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटी. इनका क्या कहना था? इन्होंने क्या स्टेट किया था कि हिस्ट्री जो होती है पास्ट सोसाइटी के सारे इमेजेस उसमें इंक्लूड होने चाहिए. मतलब क्या क्या पास्ट में हुआ था, फेलियर से लेके सक्सेस तक सब कुछ बताना चाहिए. ओके,
It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars of seizing power. उनका ये कहना था कि हिस्ट्री में जो है सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कि राजा ने कहाँ पे लड़ाई की, ठीक है, कि कौन सा षड्यंत्र करके किस कौन से राज्य का पावर जो है हासिल किया, छीना, सीजिंग मीन्स छीनना, कहाँ पे कौन से झगड़े किए, कॉन्स्पायरेसी मीन्स क्या होता है, षड्यंत्र, साजिश जिसको कहा जाता है। तो हिस्ट्री जो है सिर्फ इसके ही बारे में नहीं होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटी के बारे में होना चाहिए। He insisted that history should be written only using the authentic documentary source। मतलब इनका ये भी कहना था कि अगर हिस्ट्री लिख रहे हो तो हिस्ट्री कैसे लिखना चाहिए कि अगर आपके पास करेक्ट डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, ऑथेंटिक मीन्स करेक्ट, सही सही मायने में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उस सोर्स के हेल्प से जो है यूज़ करके हिस्ट्री लिखना चाहिए। The nationalistic historiography helped in the triggering of the independence movement of the Indian people against the British। अभी हमारे जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे ये बहुत ही इन्होंने बहुत ही इंस्पायर किया था पीपल को, इंडियन पीपल को इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जैसे कि 1857 का जो स्ट्रगल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो जैसे कि मतलब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखते थे तो लोग उसको पढ़ते थे, जैसे अभी बुक्स जो है पब्लिश करते थे तो लोग उससे इंस्पायर होते थे, तभी तो उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया, ब्रिटिश के खिलाफ वो जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, विनायक डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857 written by Vinayak Damodar Savarkar is of great importance। तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो है एक बुक लिखी, कौन सी बुक, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और किसे ये बहुत ही जो है हिस्ट्री के लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के लिए ये जो स्ट्रगल हुआ था वो बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too। See, पहले जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने तो गलत ही लिखा था, इंडियन का मजाक उड़ाया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे जिन्होंने अपने हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया, फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है गलत साबित किया, तो ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश के लिए हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। और फिर बाद में ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है वो क्या प्रोवाइड किया, उसने मोमेंटम यानी तेज़ी से प्रोग्रेस करना। और फिर बाद में धीरे धीरे जो ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे उन्होंने किसके बारे में लिखना स्टार्ट किया, रीजनल हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि अगर साउथ के बारे में लिख रहे या फिर ईस्ट के बारे में लिख रहे, अपने ही कंट्री में साउथ डायरेक्शन में कुछ प्रोग्रेस हुआ है या फिर कोई इवेंट हुए हैं जो भी हुआ है तो उसके बारे में लिखना, तो उसको क्या कहा गया है, रीजनल हिस्ट्रीज। As a result, the attention of historians was drawn to the geographic conditions and history of South Indian regions। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे अगर रीजनल हिस्ट्री के बारे में लिखा जाएगा तो उससे जोग्राफिक कंडीशन के बारे में भी पता चल सकता है, हमें जो है जोग्राफिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एंड क्या बोला है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन्स, जैसे अगर साउथ इंडियन रीजन्स के बारे में लिख रहे हैं तो हमें साउथ इंडियन रीजन्स के बारे में भी पता चलेगा। ओके, सो इन दिस पार्ट वी हैव स्टडी व्हाट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।